नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग कोरोना पे बात करेंगे। सबसे पहले तो दुनिया में अभी तक 97,16,000 97,16,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। डेथ 4,91,000 हैं, जो मतलब शायद अब धीरे धीरे 500,000 मार्क की तरफ बढ़ रही हैं। कल जून 25 को दुनिया में जो लोग संक्रमित हुए वो 1,80,000 के आसपास थे। नंबर बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में भी। अगर आप देखिए तो कर्व ऊपर की तरफ है, जैसा प्रेडिक्शन हो रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे जून में खत्म हो जाएगा, मई में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी ऊपर ही की तरफ है, अभी प्लेटो नहीं आया है। हिंदुस्तान में अभी तक 4,91,170 और कल सुबह तक ये 5 लाख को क्रॉस कर जाने की उम्मीद है। इन्फेक्शन जो कल हुआ है वो 18,185 और अभी तक का ऑल टाइम हाई। कल डेथ 401 हुई हैं। कुल डेथ हिंदुस्तान में 15,308 हैं। और एक चीज हमारे यहां अभी ठीक है, जो रिकवरी रेट है, दुनिया का रिकवरी रेट इस समय 54.04 है। रिकवरी रेट को कैसे निकालते हैं? जो लोग रिकवर हुए और जो लोग कुल लोग संक्रमित हुए, तो उसको अगर आप उससे परसेंटेज निकालेंगे तो रिकवरी रेट है। दुनिया के 54% के सामने हम लोग 58.16% हैं। 58.16% हमारे यहाँ रिकवरी रेट है। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अब एक्टिव केसेस कितने हैं हिंदुस्तान में? इस समय एक्टिव केसेस 1,90,191 और इसमें हम दुनिया के चौथे नंबर पे अभी भी हैं। और ये धीरे धीरे हमारे एक्टिव केसेस के नंबर्स भी पुश अप होते जा रहे हैं। भले ही वो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स भी ये बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात आ रही है कि ये कब तक होगा, मतलब कब तक आप कोरोना केस उससे वो करेंगे। एक शब्द का आंसर है कि जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं आ जाता है। इसके सिवा इसका आंसर अगर कोई दे रहा है तो मेरे हिसाब से वो अटकलबाजी है। अब वो अटकलबाजी में इसमें ये है कि कब तक बढ़ेगा, कब तक वो होगा, क्योंकि पहले हुआ था कि गर्मी पड़ जाएगी तो वो मर जाएगा, और क्या क्या हुआ था। 18 दिन की महाभारत थी, 21 दिन के उसमें इसको खत्म कर देंगे, ये सब बातें हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। अभी जैसी उम्मीद है, मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ये भी 15 अगस्त से पहले तो आप भूल जाइए कि आपको कोरोना से कोई आज़ादी मिलने वाली है। उनका कहना है कि कम से कम 15 अगस्त के बाद सितंबर में इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो रुके। दूसरा ये है असल में अच्छा क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अब ये रिलैप्स भी हो रहा है। जो एंटीबॉडी इससे बन रही थी, जिनको हो गया और उसके बाद जो इस एंटीबॉडी, वो लंबे समय तक टिक नहीं पा रही। वो ये नहीं हो पा रहा है कि एक बार एंटीबॉडी बन गई तो फिर आपको कभी नहीं होगा। वो 4-6 महीने में रिलैप्स होने की पूरी संभावना है, और कई जगह ये रिलैप्स हुए भी हैं। अब दूसरी बात, पहली बात तो हो गई कब तक, दूसरी बात ये इसका असर क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स। पहला असर तो मेरे हिसाब से आर्थिक हो रहा है। लोगों का चीजें पूरी तरह से चल नहीं रही हैं, आधे अधूरे चल रहे हैं। आप भी कहीं निकलते थे, निकल नहीं रहे हैं। इधर उधर जाने में, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, मित्रों के यहाँ जाने में लोग डर रहे हैं। तो पहली चीज तो आर्थिक वो कुछ कह ले, सरकार रोज पेपर में निकल रहा है कि ये वाला हो गया, ये माइलस्टोन हो गया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरी बात है, मुझे जो लगता है कि शिक्षा इसमें बहुत ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि मार खा रही है, वेरी बैडली अफेक्टेड। सीबीएसई ने अभी 10th और 12th कहा कि उसने अब एग्जाम जो जुलाई में करने वाले थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। अब कुछ जो अमीर पैसे वाले जो शिक्षक संस्थान हैं, जिन्होंने फीस बड़ी बड़ी ले रखी हैं, वो कुछ ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं छोटे बच्चों की। तीसरी और चौथी, मतलब 3-3 और 4-4 और 5-5 साल के जो बच्चे हैं, उनकी भी क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं मेरे हिसाब से। वो मतलब वो एज अ डाइवर्जन ठीक है, लेकिन आप उसको अगर ये मानिए कि नहीं ऐसे क्लासेस चलाएंगे तो शिक्षा बहुत बुरी तरह से इस पर हो रही है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है जिस पे सबसे ज्यादा असर डाला है वो स्वास्थ्य पे है। स्वास्थ्य के 2 चीजें हैं, 2 आयाम हैं। एक आयाम ये है कि घर में रहने से लोग कह रहे हैं कि ठीक है खाना वो है तो बीमारी कम हो रही है, ये सब तो जरूर है, लेकिन जिसके कुछ भी बीमारी है, ओपीडी बंद है, इलाज नहीं हो रहा है। मोतियाबिंद मेरे जानने वाले हैं, उनको नॉर्मल कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है,
जो डेट मिल गई थी आज से 4 महीना पहले, वो इस समय ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और एक समस्या और आ रही है, जो ये मानसिक दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आप जितना भी बड़ा घर हो, आप 2 कमरे 4 कमरे 5 कमरे के घर में रहते हैं, उसके बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको 12 साल से कम वालों को कहा गया है कि बिल्कुल ही नहीं, और सही में निकलना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं देख रहा हूं, वो जरा सा कहीं गेट खुला, बच्चे भाग रहे हैं बाहर भाई, कि मतलब उनको लग रहा है कि कैद खाने से कैसे हो। इससे भी एक समस्या जो ये मानसिक रूप से आएगी। अब जो एक तीसरा पक्ष है जो मेरे हिसाब से, वो है सरकार। अब सरकार ने तो हम सब लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है, सामने आना बिल्कुल बंद कर दिया है, जवाब देना बंद कर दिया है। आपके को याद दिलाने के लिए बता दूं, अगर आपको याद हो कि अग्रवाल साहब आते थे, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो नियमित आते थे और रोज वो ब्रीफिंग करते थे। उन्होंने 25 मार्च से 20 अप्रैल तक नियमित एवरीडे वो आए और उन्होंने ब्रीफिंग की, कितना है, कैसे होगा, क्या होगा आगे। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। 21 से पहले 1 महीना लगातार आए, फिर 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में वो केवल 11 बार आए। मतलब अगले 30 दिन में वो उनकी फ्रीक्वेंसी 1/3 हो गई। मेरे पास ये डेटा नहीं है, मैं क्योंकि ये दोनों डेटा तो पक्के हैं, 25 मार्च से 20 अप्रैल, 21 अप्रैल से 20 मई, ये पक्का डेटा है। अब 21 मई से 20 जून तक मेरे पास पक्का डेटा नहीं है, लेकिन जैसा मतलब पता है, बताया है लोगों ने, वो केवल 2 बार आए। अब हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लोग सामने आना बंद कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति बहुत अच्छी सरकार की नहीं होनी चाहिए। सरकार को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, अच्छा है बुरा है, आप मतलब ये तो सबका देश है, सबकी बात है, क्यों सरकार ये कर रही है नहीं मालूम। दूसरा क्या है कि जैसे देखिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, आपातकालीन जैसी स्थिति तो है ही। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू आप अभी भी लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं इसका आंसर तो नहीं है, वो डिबेट अभी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जब कल ही एक मैंने शो किया था इमरजेंसी वाला, जब इमरजेंसी लगी थी तो उसमें कुछ लोग उसकी अच्छी बातें भी याद करते हैं। अच्छी बातें क्या याद करते हैं? लोगों का कहना है कि लोग भाई समय से आने लगे थे दफ्तर, सरकारी एम्प्लॉय खास करके, ट्रेनें समय से चलने लगी थी, पंक्चुअलिटी हो गई थी, घूसखोरी करीब करीब बंद हो गई थी। अब जैसे इस समय घूसखोरी के रेट बढ़ गए हैं, जो सस्ते में काम होता था वो महंगे में होने लगा है, ये सबको पता है। जो भी सरकारी दफ्तर में काम करवाता है उसको रेट्स बढ़ गए हैं। और उस समय भी आपके मौलिक अधिकार एक तरह से खत्म थे, आज भी आपके मौलिक अधिकार खत्म। तो इसका कोई मतलब, इसका फायदा क्या हुआ है अगर एक तरह की आपात स्थिति में, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आप बाहर घूम नहीं रहे हैं, डीजल के जो दाम आप देख रहे हैं कहां पहुंचे जा रहे हैं, मतलब कुछ भी सरकार का क्या है नहीं मालूम। और सरकार की तीसरी चीज, जो भी सरकारी दल हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, वो इस समय का अपने हिसाब से उसका खूब मतलब मैनेज कर रहे हैं। कोरोना है, चीन की समस्या है, लेकिन एक सरकारी दल जो केंद्र में है वो वर्चुअल रैली किए जा रहा है, उसको इस समय पॉलिटिकल रैली करने का इस समय उसको सूझ रही है। और वो कह रहा है कि अच्छा, चूंकि वो सत्ता में है तो वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास वो सरकारी तंत्र है जिसको वो यूज कर ले, वो कर रहा है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं जरा हाल बता दूं। ममता दीदी ने अभी एक कर दिया, सबसे पहले उन्होंने कर दिया कि 31 जुलाई तक हमारे यहां लॉकडाउन हमने एक्सटेंड कर दिया। जो मेरी जितनी पॉलिटिकल समझ है उसके अनुसार उनका जो भी कारण रहा हो, उनका कारण तो भाई कोरोना ही इस समय बोला जा रहा है, सब जगह कोरोना ही कारण है। कोरोना के अलावा भी एक कारण और है मेरे हिसाब से। अब जब 31 जुलाई तक उन्होंने कर दिया है तो ये भाजपा के जो लोग वहां जाके अपना प्रचार आचार शुरू कर देना चाहते हैं, उनको वो एंटर ही नहीं करने देंगे। अब 31 जुलाई तक भाजपा का कोई नेता जो बहुत कीन है वहां जाके कुछ शुरू किया जाए, मेरा तुम्हारा, अब आप लॉकडाउन है तो आप जा ही नहीं सकते हैं, आप फिजिकल रैली नहीं कर सकते हैं। तो मेरा हिसाब से उस लॉकडाउन को 31 जुलाई तक करने का एक कारण वो भी है। अब हम लोग जरा थोड़ी देर राष्ट्र की बात भी कर लें, क्योंकि राष्ट्र की बात होती नहीं है। और मैं पहले भी कहा हूं, राष्ट्र और सरकार फर्क है। सरकार आती जाती रहेंगी, राष्ट्र हमारा है सबका, और हम उस राष्ट्र के हिसाब से कह रहे हैं। राष्ट्र के सामने इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती चीन क्राइसिस है। चीन जिस तरह से हरकत कर रहा है, चीन जैसा उसका कैरेक्टर है, जैसा उसका चरित्र है, अनरिलायबल टाइप, मतलब स्कीमिंग करके
षड्यंत्र करके कुछ ना कुछ इधर उधर करना। जब समस्या करगिल में हमारा जब समस्या हुई थी तो उन्होंने एक 5 किलोमीटर की रोड बना ली। अब इस समय कोरोना में पूरा दुनिया जूझ रही है, तो वो अपना एक इस समय जान रहे हैं कि भाई आपकी पूरे विश्व की समस्याएं हैं सब जगह की, तो वो एक उन्होंने एक चाइना क्राइसिस राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी है। दूसरी जो क्राइसिस में है वो कोरोना है, और उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कोरोना क्राइसिस पूरे विश्व की है, इसलिए केवल हमारी स्पेसिफिक नहीं है, सभी लोग लड़ रहे हैं। तीसरी जो हमारी एक बड़ी क्राइसिस राष्ट्र के हिसाब से है, वो हमारे हिसाब से राष्ट्र आर्थिक है। आर्थिक भी एक पक्ष जो है जिसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कारखाने और जिस तरह से हमारा जीडीपी और ये सब इफेक्टेड हो रहे हैं, वो बहुत लंबा समय लगेगा उसको फिर ठीक करने में। जैसे कहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें अवसर तलाशी है, तो कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्वीट आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा और मैं उसको पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, और वो मैं जब पढ़ दूंगा उसके बाद जब बताऊंगा तो ज्यादा आसानी होगी। एक कैमरून एक छोटा राष्ट्र है, उसके एक मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनका नाम है एतेंगा एन पॉल। उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा है, एनी हर्बलिस्ट हु क्लेम्स दे कैन क्योर कोविड-19 will be arrested and infected with the virus. If they succeed in curing themselves, the government will support them. उन्होंने कहा है कि ये जो हर्बल के द्वारा कह रहे हैं कि कोरोना और कोविड का ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसे लोगों को सरकार पकड़ के कोरोना उनके वायरस उनके अंदर, मतलब कोविड का वायरस उनके अंदर इंजेक्ट करके उनसे कहेगी कि तुम अपना ठीक करो, अपने को उपचार करो, और तुम क्लेम कर रहे थे कि तुम्हारे पास बिल्कुल कोरोना की पक्की दवा है, ठीक हो जाओगे तो सरकार पूरी तरह से तुम्हारा सपोर्ट करेगी, नहीं ठीक होगे तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये मैं जिस रेफरेंस से कह रहा हूं, मुझे बताने की बहुत जरूरत नहीं, आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे योग सिखाते हैं कि बाबा तरह तरह की मुद्राओं में। उन्होंने एकदम से क्लेम कर दिया 2 दिन पहले आके कि भाई उन्होंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली, और जिससे उनका कहना था कोरोना 100% चला जाएगा। पता यह लगा कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका कोरोना से कोई लेना देना, मतलब कोरोना के न वैक्सीन से लेना देना है। और इसका जो हुआ, सरकार जगी तुरंत, और सरकार ने उनको एक नोटिस इशू किया है। 1994 का एक ड्रग और वो एक्ट है, जिसके अंतर्गत उनको भ्रामक प्रचार करने वालों को, या जो कहते हैं कि मैजिक क्योर है, कवच, ये इस तरह की चीजों के लिए एक उनको नोटिस दिया गया है। और देखिए बाबा क्या करते हैं। हालांकि एक दिक्कत है, जब हमारे देश में जो अपने नाम के आगे स्वामी लगा ले या बाबा लगा ले, तो यहां पे तो बलात्कार तक के मुकदमों को हम लोग वापस करने की कोशिश करती रहती है सरकार की, भाई बाबा हैं, उनका बलात्कार का मुकदमा वापस कर दूं। तो मुझे नहीं लगता है कि नोटिस देने से कुछ बड़ा भला होगा। बाबा के बारे में ज्यादा क्या कहें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कैमरून में हुआ है। लेकिन ये भी आपकी जानकारी के लिए फिर याद दिला दूं, सबको याद है, मैं उस दवा के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उसमें आप लोग अब तक उससे वाकिफ हो गए हैं कितनी अच्छी कितनी बुरी दवा है। आपको याद दिला दूं कि आचार्य बालकृष्ण जो उनके सहयोगी हैं बाबा रामदेव के, जब वो अभी बीमार पड़े थे तो वो एम्स में भर्ती होकर एलोपैथिक इलाज करा रहे थे। उन्होंने ना योग का सहारा लिया, ना उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। अब समअप करें, क्योंकि ये सब तो बात हो गई, लेकिन जिसको कहते हैं ना, आप हमारे उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं आती है, हमको और आपको कोरोना के साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा। 2 ही चीजें हैं, एक प्रिवेंशन है और एक इम्यूनिटी है, मतलब बचाव है और आपके शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता है। बचाव का जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि भाई मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मतलब दूर दूर रहिए जितने तक संभव है। कहने को 2 गज है, लेकिन 2 गज कितना संभव है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कम निकलिए, खास करके 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, उन लोग तो अपने को बचा सकते हैं। अब तो 60 साल के ऊपर जो शहर में रह रहे हैं बहुत से लोग, उसमें पेंशन मिलती है, बहुत से लोग हैं, उन लोग खास करके जिनको पेंशन मिल रही है, उन लोग तो बिल्कुल ही ना निकले। क्यों निकल रहे हैं, क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों खतरा मोल ले रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल नहीं। दूसरा एक पक्ष तो ये हो गया बचाव वाला, दूसरा पक्ष है इम्यूनिटी वाला। इम्यूनिटी वाला में नया कुछ नहीं बताना है। जाड़ा आती थी, सब लोग काढ़ा पीने लगते थे, अदरक डाली जाने लगती थी चाय में,
वही अदरक, वही काढ़ा, वही गिलोय, वही ये सब अश्वगंधा खूब है। हमारे आयुष मंत्रालय ने भी कुछ कुछ बताया है कि इसका काढ़ा पीजिए, ऐसे पीजिए अपने को। और मैं इसलिए ये आपसे कह रहा हूं कि खान पान को अगर दुरुस्त रखेंगे तो आपकी बहुत सी प्रतिरोधक क्षमता ऐसी ठीक रहेगी। थोड़ी एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ये सब करते रहें, जिससे आपको अगर ये कोरोना आए भी तो हल्के फुल्के बुखार खांसी की तरह करके आप इससे लड़ने के लिए सक्षम हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।